हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्पार्क एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी बार पूछे गए हैं। दोस्तों, एट द एंड मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो यूनिक स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। Question: the alpha and beta of transistor are related to each other as option A alpha is equal to beta by beta plus 1, B beta is equal to alpha by alpha plus 1, C beta is equal to 1 plus alpha by alpha, and D alpha is equal to 1 plus beta by beta। जनरली गिवन क्वेश्चन के अंदर आपको अल्फा और बीटा का रिलेशन पूछा गया है। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं यहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर में समझ में आएगा। दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर, एन ट्रांजिस्टर, एंड इट हैज 3 टर्मिनल। फर्स्ट वन इज अ कलेक्टर, सेकंड वन इज अ इमिटर एंड थर्ड वन इज अ बेस, जिसको मैंने कलेक्टर करंट IC, बेस करंट IB एंड इमिटर करंट IC से रिप्रेजेंट किया है। एज वी नो दैट emitter current IE is the combination of collector current IC and base current IB। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा होता क्या है ये जानना जरूरी है। अल्फा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड इमिटर करंट। अल्फा मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड इमिटर करंट। सेकेंड वन इज अ बीटा। बीटा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। Beta is the ratio of collector current and base current. And last one is the gamma. Gamma is the ratio of emitter current and base current. Gamma is the ratio of emitter current and base current. सबसे पहले अल्फा की जो टिपिकल वैल्यू होती है वो होती है 0.98। टिपिकल वैल्यू जो है आइडियली अल्फा इज इक्वल टू 1। आइडियली होता है अल्फा आपका, आइडियली अल्फा इज इक्वल टू 1 और इसकी जो टिपिकल वैल्यू है वो होती है 0.98। बीटा एंड गैमा बोथ आर ग्रेटर देन 1। बीटा और गैमा दोनों 1 से ज्यादा है। बीटा की जो वैल्यू होती है वो टिपिकल वैल्यू होती है 49 और जहां तक बात है गैमा की तो गैमा की वैल्यू होती है 50। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। साथ में ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना है। अल्फा मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ दिस कलेक्टर करंट टू इमिटर करंट, बीटा इज द रेशियो ऑफ दिस कलेक्टर करंट टू बेस करंट एंड गैमा इज द रेशियो ऑफ इमिटर करंट टू बेस करंट। देन यहाँ पे बात आती है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गैमा। अगर बात करेंगे अल्फा और बीटा की तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाय बीटा प्लस 1, ये आपको याद रखना है। देन रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा की बात करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। उसके बाद अगर अल्फा बीटा और गैमा उनके रिलेशन की बात करेंगे तो गैमा होता है, गैमा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा मीन्स दैट 1 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले ये आपका फॉर्मूला है नंबर 1, दिस इज सेकंड फॉर्मूला और दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। फिलहाल गिवन क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का क्या रिलेशन होगा? तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय बीटा प्लस 1। Next question, the common mode rejection ratio, that is the CMRR of a differential amplifier where the AD is the differential gain and AC is the common mode gain, is defined as option A AD by AC, B AD minus AC by AD, C 20 log base 10 AD by AC and D 20 log base E AD by AC। Generally, common mode rejection ratio is the ability of the device to reject the common mode signal, and this CM
RR, that is a common mode rejection ratio, is the ratio of differential mode gain like AD to common mode gain like AC. दोनों का रेशियो है आपका कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. अगर डेसिबल में कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो अगर आपको लिखना है तो वो आएगा 20 log base 10 mod AD by AC. तो ये जो चार गिवन ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें से ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट है. दैट इज द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन टू कॉमन मोड गेन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. Next question, an operational amplifier has a common mode gain of 0.01 and differential mode gain of 10 raised to minus 5. Its common mode rejection ratio would be option A 10 raised to minus 7, B 10 raised to minus 3, C 10 raised to 3 and D 10 raised to 7. Generally, as we know that common mode rejection ratio means it is the ability of the device to reject the common mode signal, and it is the ratio of differential mode gain to common mode gain. डिफरेंशियल मोड गेन की वैल्यू आपके पास है 10⁵ और कॉमन मोड गेन की वैल्यू भी आपके पास है 0.01. सो पुट ऑल नेसेसरी वैल्यूज हियर एंड देन कैलकुलेट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो कि आपका 10⁻7 आता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, दैट इज अ 10⁻7. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्रेकडाउन्स दैट ऑकर इन अ जेनर डायोड हैविंग अ ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट. ऑप्शन ए avalanche breakdown only, B Zener breakdown only, say avalanche breakdown where the breakdown voltage is below 6 volt and Zener breakdown otherwise, the Zener breakdown where the breakdown voltage is below 6 volt and avalanche breakdown otherwise. Generally in Zener diode, breakdown voltage is generated by VBR, and if this breakdown voltage is less than 6 volt, that times Zener breakdown occur there. अगर आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट से कम है, इसका मतलब Zener ब्रेकडाउन ऑकर हो रहा है. इफ दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट मींस दैट avalanche ब्रेकडाउन ऑकर देयर. ये आपको हमेशा याद रखना है. एग्जाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर टिपिकल वैल्यू अगर पूछेंगे आप लोग तो वो होती है 2.5 से लेके 6 वोल्ट तक, तो Zener ब्रेकडाउन ऑकर होता है. एंड फ्रॉम 6 वोल्ट टू 300 volt avalanche breakdown occur there. गिवन क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्रेकडाउन दैट ऑकर इन Zener डायोड हैविंग अ ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 6 वोल्ट. अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका 6 वोल्ट है तो कौन सा ब्रेकडाउन ऑकर होगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, Zener ब्रेकडाउन वेयर द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज बिलो 6 वोल्ट. अगर आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट से कम है तो Zener ब्रेकडाउन है, otherwise avalanche breakdown. So option D is correct here. Next question for heavily doped diode. Option A Zener breakdown is likely to take place. B avalanche breakdown is likely to take place. C either A or B will take place, means avalanche and Zener both. And option D neither A nor B will take place. So option A is correct here. That is the Zener breakdown is likely to take place. Generally in diode, breakdown voltage generated by VBR is inversely proportional to doping level. Is inversely proportional to doping level. अगर heavily doped diode है, इसका मतलब doping आपका increases है. If doping level increases, means breakdown voltage decreases. अगर जहां तक बात करेंगे हम Zener ब्रेकडाउन की, अगर Zener ब्रेकडाउन में आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है 6 वोल्ट से कम और avalanche ब्रेकडाउन में आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है 6 वोल्ट से ज्यादा. If breakdown voltage is less than 6 volt, then Zener breakdown is likely to take place. If breakdown voltage is greater than 6 volt, then avalanche breakdown is likely to take place. और यहाँ पे पूछा है फॉर हेवीली डॉप डायोड, मतलब डॉपिंग लेवल इंक्रीजेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीजेस. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर आपका डॉपिंग लेवल इंक्रीजेस हो जाता है तो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज होगा, और ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज होगा इसका मतलब वो 6 वोल्ट से कम है. ब्रेकडाउन
हेवीली डॉप्ड रीजन में आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज वेरी लेस होगा. वेरी लेस मीन्स less than 6 volt. So Zener breakdown is likely to take place. So option A is correct. For heavily doped diode, breakdown voltage is less than 6 volt. जितना आपका डॉपिंग लेवल इंक्रीज होगा उतना ही आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज होता है, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो ये हमेशा याद रखना है. यहाँ पे फॉर लाइटली डॉप्ड डायोड अगर पूछा जाता है, लाइटली डॉप्ड डायोड में आपका डॉपिंग लेवल डिक्रीज होगा, mean that VDR increases, means that the avalanche breakdown is likely to take place. उस टाइम आपका avalanche breakdown ये ऑप्शन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होता है अगर लाइटली डॉप्ड डायोड पूछा जाता है. फिलहाल यहाँ पे हेवीली डॉप्ड डायोड के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन ये जो है आपका Zener breakdown is likely to take place, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और काफी बार पूछे गए. और जहां तक बात है यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज की, Zener ब्रेकडाउन के लिए आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज का टिपिकल वैल्यू है 2.5 से लेके 6 वोल्ट तक. एंड एवलांच ब्रेकडाउन के लिए आपका टिपिकल वैल्यू है 6 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक. ये भी आपको याद रखना है. दिस इज फॉर एवलांच ब्रेकडाउन एंड दिस वन फॉर Zener breakdown. Next question, NPN transistor are preferred over PNP transistors because they have option A high mobility of holes, B high mobility of electrons, C low mobility of holes, D higher mobility of electrons than the mobility of holes in PNP transistor. गिवन क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है कि NPN ट्रांजिस्टर को ज्यादातर क्यों यूज किया जाता है एज कंपैरेटिवली पीएनपी ट्रांजिस्टर. मतलब उसके पीछे का रीजन क्या होगा. दोस्तों अगर हम बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स. और जैसे कि आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हायर देन दैट ऑफ मोबिलिटी ऑफ होल्स. इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से ज्यादा होती है. अब ये मोबिलिटी होती क्या है? मोबिलिटी मीन्स कितने फास्ट आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं. इफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन कैन ट्रैवल फास्टर एंड आल्सो कंट्रीब्यूट द मोर करंट देन दैट ऑफ द होल्स. ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपैरेटिवली होल्स, जिसके कारण वो फास्टर ट्रैवल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा करंट कंट्रीब्यूट करते हैं. और उसी के कारण हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को ज्यादातर यूज करते हैं एज कंपैरेटिवली पीएनपी ट्रांजिस्टर. तो फिलहाल क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया था एनपीएन ट्रांजिस्टर आर प्रेफर्ड ओवर पीएनपी ट्रांजिस्टर बिकॉज दे हैव, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, दैट इज द हायर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन than the mobility of holes in PNP transistor. Question number 1, the maximum junction temperature of transistor is 150 degrees Celsius and ambient temperature is 25 degrees Celsius. If the total thermal impedance is 1 degree Celsius per watt, what is the maximum power dissipation? Option A 1 by 175 watt, B 175 watt, C 125 watt and D 1 by 125 watt. गिवन न्यूमेरिकल के अंदर आपको मैक्सिमम पावर डिसिपेशन निकालना है. यहाँ पे आपको एक जंक्शन टेम्परेचर दिया हुआ है जो कि है आपका 150 डिग्री सेल्सियस, साथ ही साथ एम्बिएंट टेम्परेचर है आपका 25 डिग्री सेल्सियस एंड टोटल थर्मल इंपेडेंस है आपका 1 डिग्री सेल्सियस पर. तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए. मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू rise in temperature divided by thermal resistance. So rise in temperature means maximum junction temperature minus ambient temperature.
सो मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर है आपका 150 डिग्री सेल्सियस और एम्बिएंट टेम्परेचर है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। एंड देन आफ्टर थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो है आपका 1 डिग्री सेल्सियस पर वैट। सो पुट ऑल नेसेसरी वैल्यूज हियर एंड देन कैलकुलेट मैक्सिमम पावर डिसिपेशन जो कि आपका बनता है 125 वैट। So option C is correct here. That is a 125 watt. Next question: a BJT is biased with a power supply of 12 volt. For a minimum heat dissipation, the drop across the transistor will be option A 6 volt, B 9 volt, C 12 volt, D greater than 9 volt but less than 12. Generally in BJT, for a minimum heat dissipation, the drop across the transistor will be 1 by 2 VCC. And here power supply means VCC is equal to 12 volt. So put VCC is equal to 12 volt here and then calculate the drop across the transistor. So drop across the transistor is equal to 6 volt. So option A is correct here. That is the 6 volt. Next question: the reverse saturation current of silicon diode is option A highly bias voltage sensitive, B highly temperature sensitive, C both bias voltage and temperature sensitive, D independent of bias voltage and temperature. So option B is correct here. That is the highly temperature sensitive. अगर बात करेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट की, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट को ही थर्मली जनरेटेड करंट कहा जाता है या सेम रिवर्स सैचुरेशन करंट को माइनॉरिटी कैरियर करंट भी कहा जाता है और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ लीकेज करंट, उसको लीकेज करंट भी कहा जाता है। ये जो आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है ये अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है इसी को लीकेज करंट कहा जाता है और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के ऊपर डिपेंड करता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली रिवर्स सैचुरेशन करंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए आपका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो 7% इंक्रीज होता है और फॉर 10 डिग्री सेल्सियस आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट बिकम्स डबल, ये डबल हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना है आपको क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इसके बारे में भी पूछा जाता है। फॉर 1 डिग्री सेल्सियस आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट 7% इंक्रीज होता है और फॉर 10 डिग्री सेल्सियस रिवर्स सैचुरेशन करंट आपका डबल हो जाता है बिकॉज रिवर्स सैचुरेशन करंट डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर नॉट अप्लाइड वोल्टेज। ये हमेशा आपको याद रखना है फॉर बोथ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ट्रांजिस्टर, बोथ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ट्रांजिस्टर। जितना लीकेज करंट मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट आपका कम होगा, इसका मतलब उतना टेम्परेचर का इफेक्ट उस मटेरियल और उस डिवाइस के ऊपर कम होता है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया आप लोगों को द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ सिलिकॉन डायोड इज, सो रिवर्स सैचुरेशन करंट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर नॉट अप्लाइड वोल्टेज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन: फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, बेस करंट इज इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर एंड इमिटर कट ऑफ करंट इज इक्वल टू 0.5 माइक्रो एम्पियर, then the value of beta is option A 99, option B is 91, option C is 79 and option D is 61. According to formula, as we know that collector current is equal to beta into base current plus ICBU. By using this formula and by using this given values we can calculate beta. So how to calculate beta? So beta is equal to IC divided by IB plus ICBU. Put all necessary values here and then calculate beta. As we know that IC is equal to 5 milliampere means 5 into 10 raised to minus 3 divided by IB means 50 microampere, so put IB is equal to 50 into 10 raised to minus 6 here plus ICBU is equal to 0.5 microampere means 0.5 into 10 raised to minus 6. Put all necessary values here and then calculate beta. So सबसे पहले आप
बीटा को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय, यहां से आप 10⁻6 को अगर कॉमन निकालते हो तो यह आएगा आपका 50.5 इंटू 10⁻6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 99, जो कि आपका ऑप्शन ए है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, दैट इज 99। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ W is the width of deflection region in a PN junction, the transition capacitance is proportional to option A width, B width square, C 1 by width, and D 1 by width square. Generally, this is the formula for transition capacitance. CT is equal to epsilon A by width. Means that transition capacitance is inversely proportional to width of the deflection region in a PN junction. जनरली दो प्रकार के कैपेसिटेंस होते हैं, एक तो होता है आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और अनदर वन इज अ ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, एंड दिस बोथ कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द डिफ्लेक्शन रीजन इन पीएन जंक्शन। फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जनरेटेड बाय सीटी के बारे में, तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन रीजन इन पीएन जंक्शन, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, दैट इज द 1 by width. Next question, when a transistor is used in switching mode, then what is the turn on time? अगर आपका ट्रांजिस्टर स्विचिंग मोड में आप यूज करते हो, दैट टाइम्स व्हाट इज द टर्न ऑन टाइम? ऑप्शन ए सम ऑफ डिले टाइम एंड राइज टाइम, बी सम ऑफ राइज टाइम एंड स्टोरेज टाइम, सी सम ऑफ डिले टाइम एंड स्टोरेज टाइम, D sum of rise time and fall time. So option A is correct here. That is the sum of delay time and rise time. Turn on time is the combination of delay time and rise time. ये हमेशा आपको याद रखना है। अगर सेम क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर ट्रांजिस्टर टर्न ऑफ टाइम, ट्रांजिस्टर के अंदर टर्न ऑफ टाइम क्या होता है? ऑप्शन ए सम ऑफ स्टोरेज टाइम एंड फुल टाइम, B maximum value of storage time, C maximum value of fall time, and D sum of rise time and fall time. So option A is correct here. That is the sum of storage time and full time. आपका जो turn off time होता है वो होता है sum of storage time and full time. तो ये हमेशा आपको याद रखना है। Turn on time क्या होता है और turn off time क्या होता है ट्रांजिस्टर के केस में। A bipolar junction transistor, that is a BJT, works in the three regions: saturation, active, cutoff. If BJT is to be used in amplifier circuit, the region it works in is or are option A 1, 2 and 3, B 1 and 2 only, C 2 only, D 1 only. So option C is correct here, that is the BJT operating in active mode only. अगर आपका BJT acts as an amplifier circuit, that times it is operating in active mode. अगर आपका BJT amplifier circuit जैसे act कर रहा है, that times वो active mode में operate होता है। But in digital logic gate, BJT is used as a switch, so it is operating in cutoff mode and saturation mode. ये आपको भूलना नहीं है। इट एक्ट्स एज एम्पलीफायर सर्किट, अगर एम्पलीफायर सर्किट जैसे एक्ट कर रहा है दैट टाइम्स बीजेटी एक्टिव मोड में ऑपरेट होता है, लेकिन डिजिटल लॉजिक गेट्स में वो सैचुरेशन और कट ऑफ मोड में ऑपरेट होता है। फिलहाल गिवन क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है इफ बीजेटी इज यूज इन एम्पलीफायर सर्किट, अगर एम्पलीफायर सर्किट में यूज किया जाता है दैट टाइम्स बीजेटी एक्टिव मोड में ही ऑपरेट होता है। So option C is correct here. Instead of this amplifier circuit, अगर आपको लॉजिक गेट के बारे में पूछा जाता है that times BJT operate in saturation and cutoff. हमेशा याद रखना है एम्पलीफायर सर्किट के लिए एक्टिव मोड में ऑपरेट होता है, लेकिन लॉजिक गेट में BJT सैचुरेशन और कट ऑफ मोड में ऑपरेट होता है, ये आपको याद रखना है। Next question, with the increase of reverse bias in a PN junction, the reverse current, option A decreases, B increases, C remain constant, D may increase or decrease depending on doping.
So option C is correct here. That is a remain constant. Means ये जो रिवर्स करंट होता है कॉल्ड एज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट और थर्मली जनरेटेड करंट और लीकेज करंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आपका रिवर्स बायस पीएन जंक्शन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीकेज करंट इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ ऑप्शन ए होल्स फ्रॉम बेस टू इमिटर, बी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, सी होल्स फ्रॉम कलेक्टर टू बेस एंड डी माइनॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम इमिटर टू कलेक्टर। गिवन क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर लीकेज करंट किसके कारण फ्लो होता है। तो ऑब्वियसली लीकेज करंट जो होता है वो माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर होते हैं सिस्टम के अंदर प्रेजेंट, उसके कारण फ्लो होता है। अगर बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होता है। तो ऑब्वियसली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण लीकेज करंट फ्लो होता है, इसका मतलब होल्स के कारण लीकेज करंट यहाँ पे फ्लो होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका होल्स फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ जंक्शन ट्रांजिस्टर रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ऑकर इन ऑप्शन ए बेस रीजन ओनली, बी इमिटर रीजन ओनली, सी कलेक्टर रीजन ओनली, डी ऑल द थ्री रीजन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, दैट इज अ बेस रीजन ओनली। गिवन क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है कि इन अ जंक्शन ट्रांजिस्टर, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, उसके अंदर जो रिकॉम्बिनेशन होता है आपका इलेक्ट्रॉन और होल का, वो कौन से रीजन के अंदर होता है। ऑब्वियसली वो बेस रीजन में ही होता है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है और होल्स है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर, वो सारे के सारे कलेक्टर जंक्शन तक नहीं पहुंच पाते। तो उसके पहले वो बेस रीजन में उनका रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। So option A is correct here. That is the base region only. Next question, early effect is the modulation of effective base width by option A emitter voltage, B emitter current, C collector voltage, D junction temperature. Generally, early effect is also called as base width modulation. एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कलेक्टर जंक्शन वोल्टेज को यूज करके आप किसी भी ट्रांजिस्टर का बेस विड्थ को वैरी कर सकते हैं, मतलब अल्टर कर सकते हैं, कॉल्ड एज अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट मींस किसी भी कलेक्टर जंक्शन वोल्टेज को यूज करके आप किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के बेस विड्थ को अल्टर कर सकते हैं। दैट प्रोसेस कॉल्ड एज अर्ली इफेक्ट। अभी ये अर्ली इफेक्ट के कारण क्या होता है, तो सबसे पहले द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन द बेस इज रिड्यूस, जिसके कारण आपका बेस करंट रिड्यूस होता है। अगर आपका बेस करंट रिड्यूस हो रहा है, मीन द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन द बेस इज रिड्यूस, मीन्स दैट मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर विल रीच द कलेक्टर। ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर आपके कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे, जिसके कारण आपका कलेक्टर करंट जो है वो इंक्रीज होता है। अगर आपका कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपका अल्फा स्लाइटली इंक्रीज होगा और बीटा जो है वो भी आपका इंक्रीज होगा बाय लार्जर वैल्यू। बिकॉज आप लोग फॉर्मूला तो जानते ही हो, अल्फा इज इक्वल टू आईसी मीन्स कलेक्टर करंट डिवाइड बाय इमिटर करंट, एंड बीटा इज इक्वल टू कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय आईसी डिवाइड बाय बेस करंट डिवाइडेड बाय आईबी। अभी होता क्या है, ड्यू टू दिस अर्ली इफेक्ट, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा है, चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन द बेस इज रिड्यूस, और जिसके कारण ये जो आपका बेस करंट है वो डिक्रीज होगा। अगर रिकॉम्बिनेशन अगर कम हो रहा है बेस के अंदर, इसका मतलब मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर विल रीच द कलेक्टर। ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर आप कहां तक जाएंगे, कलेक्टर तक जाएंगे, जिसके कारण ये जो कलेक्टर करंट होता है ये इंक्रीज होता है। अगर आपका कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसका इफेक्ट अल्फा पे होगा, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो अल्फा इंक्रीजेस। और ये जो कलेक्टर करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और बेस करंट डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण
बीटा इंक्रीजेस बाय लार्जर वैल्यू। फिलहाल तो ये आप लोग याद रखो, लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया है अर्ली इफेक्ट इज द मॉड्यूलेशन ऑफ इफेक्टिव बेस्ड बिट बाय, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, दैट इज अ कलेक्टर वोल्टेज। थैंक यू फॉर एवरीवन। होपफुली मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो यूनिक स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करो।